हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। तो जो केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल हैं, इनके अधिकार सरकार ने बढ़ा दिए हैं। अब इसको हमको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। समझना जरूरी बेटा क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि जब भारत की हम प्रशासनिक स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा प्रशासनिक स्थिति क्या है बच्चे, तो भारत में एक तो आपको राज्य देखने को मिलेगा, स्टेट। स्टेट जिनके पास अपनी पूरी असेंबली असेंबली और ये स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं, इन स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर काम करने के लिए अलाउ है कि भाई आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राज्य हैं जिसको आप लोग स्टेटहुड के नाम से जानते हैं। जैसे आपके राज्य यूपी है, राजस्थान है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, ये सारे के सारे, ठीक है, ये सारे के सारे लोग बेटा, सारे के सारे राज्य इस कैटेगरी में आ जाते हैं। इनके पास बहुत सारी स्वायत्ताएं होती हैं। एक होता है बेटा यूटी, आप जिसको यूटी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी कहते हैं या संघ शासित प्रदेश कहते हैं, यूटी या संघ राज्य कहते हैं। ऐसे राज्य जो संघ द्वारा शासित होते हैं, जो संघ द्वारा शासित होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखो इसमें भी कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं, जिनके पास असेंबली है, असेंबली। अब असेंबली है तो उनके पास राइट है कई सारे। जैसे आप देखेंगे दिल्ली के पास असेंबली है, ठीक है। पुदुचेरी की जब आपसे कोई बात करता है तो पुदुचेरी के पास असेंबली है, फिर जम्मू कश्मीर के पास असेंबली है। तो इनके पास फ्रीडम है, ये अपने हिसाब से कामों को कर सकते हैं। हालांकि इनका संचालन भी केंद्र के जैसे ही होता है, केंद्र ही इनका संचालन करती है, पर इनको स्वायत्ता दे रखी होती है, इनको फ्रीडम दे रखी होती है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे राज्य होते हैं जिनके पास असेंबली नहीं है, जो विदाउट असेंबली होते हैं, नॉन असेंबली या विदाउट असेंबली होते हैं। और विदाउट जो असेंबली होते हैं, यहाँ कहीं पर प्रशासक होते हैं, प्रशासक, कहीं पे उपराज्यपाल होते हैं। तो इन लोगों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, कुछ इनकी शक्तियों में विस्तार यहाँ पे किया गया है, इनकी शक्तियों में विस्तार किया गया है। और ये विस्तार करेगा कौन? आप सबको पता है कि संघ सरकार के द्वारा किया जाएगा। अब ये क्या है, ठीक है, अब इसमें क्या चेंजेस हुए हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आपसे पूछेगा कि किसकी शक्तियों का विस्तार किया गया है? राज्यपाल, उपराज्यपाल? आप बता देंगे उपराज्यपाल, किसी और की नहीं। उपराज्यपाल कहाँ काम करते हैं? केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, इन केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपालों के द्वारा काम किया जाता है, जिसमें आप सबको पता है कि भारत के 8 यूटी हैं, 8 यूटी। और इन 8 यूटी में उपराज्यपाल ही हमको देखने को मिलते हैं। और यहाँ कौन होते हैं बेटा? इनमें राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होता है, गवर्नर, ठीक है, गवर्नर होता है, ध्यान रखिएगा। अब एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि सर राज्यपाल उपराज्यपाल में अंतर क्या है? देखो, राज्यपाल के पास पावर्स होती हैं, इनके द्वारा रूल्स एंड लॉज बनाए जाते हैं। और उपराज्यपाल जो हैं ये कानून नहीं बनाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो राष्ट्रपति होता है, इस राष्ट्रपति के आदेश या इसके अप्रूवल पे काम करते हैं। और विधायी शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती हैं। और ये यूटी से संबंधित विशेष प्रावधान हमको देखने को मिलती है। बेटा महाराणा रुपेश कमेंट नहीं करेंगे फालतू के, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि सुबह सुबह हमारे पास टीम भी अवेलेबल नहीं होती है कि हम आपको ब्लॉक करा दें, ठीक है। तो प्लीज़ फालतू कमेंट नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। डिस्टर्ब नहीं करना है बच्चों को, क्योंकि मेरा यहाँ पर्पज़ इस करंट अफेयर्स की क्लास को पढ़ाने का ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको एंटरटेन करूँ या कुछ भी करूँ। मेरा होल सोल पर्पज़ एक ही है कि बच्चों को सुबह सुबह बहुत अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए। करंट अफेयर्स के नाम पर जो धूम धड़ाका मचा रखा है, उस धूम धड़ाके से बाहर आकर वास्तविक तरीके से करंट अफेयर्स को पढ़ा जाए, इस प्रयास को प्लीज़ बने रहने दीजिए। आप अगर ऐसे कमेंट करेंगे तो ये निष्फल होते हमको दिखाई देंगे। तो शांति से पढ़ाई करें। और बेटा जिसको भी दिक्कत आ रही है आप कमेंट को ऑफ कर दीजिए, पूरी फुल स्क्रीन पे पढ़ाई कर लीजिए, ध्यान मत दीजिए, ठीक है। चलो, तो प्यारे बच्चों, किसकी शक्ति बढ़ाई जा रही है? ये उपराज्यपाल की शक्ति यहाँ पे बढ़ाई जा रही है। अब देखो पूरा प्रावधान क्या है। गृह मंत्रालय ने विधानसभा रहित, बेटा इस बात पे ध्यान ना, मैंने पहले ही आपको बताया, विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों के, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे यूटी जिनके पास असेंबली नहीं है, ये हमने पहले ही आपको समझाया। विदाउट असेंबली, असेंबली जो राज्य हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, उपराज्यपालों, एलजीस के वित्तीय प्रशासनिक अधिकार बढ़ाने के आदेश दिए हैं।
अब यहाँ से एक बहुत बढ़िया सवाल बन सकता है, और बहुत बढ़िया सवाल क्या बन सकता है कि क्या ये राजनीतिक शक्ति बढ़ाई गई है क्या? नहीं, राजनीतिक शक्ति नहीं बढ़ाई गई है। यहाँ फाइनेंशियल जो पावर है इसको, और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है, ये फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है इनको बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं ना। इनको बढ़ाने के जो आदेश हैं, जो ऑर्डर हैं, ये ऑर्डर यहाँ पे जारी किए गए। कौन सी पावर बढ़ा रहे हैं बेटा? वित्तीय और प्रशासनिक। अब इससे संबंधित केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से आएंगे? ऐसे कौन कौन से यूटी हैं जो इसमें आपको देखने को मिलेंगे बच्चे, जहाँ पे विधानसभा नहीं है? जैसे अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है ये चंडीगढ़। इसके बाद दादर नागर हवेली एंड दमन दीव, ये एक ही यूटी बन गया है। फिर लद्दाख, ठीक है, लद्दाख, और आपका लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। ये यूटीज बिना विधानसभा के हैं, प्रशासन सीधे केंद्र के अधीन होता है। एक बहुत बड़ा सवाल आपसे कोई पूछ सकता है कि क्या सभी उपराज्यपालों की पावर बढ़ाई गई है क्या? नहीं प्यारे बच्चों, सभी उपराज्यपालों की पावर नहीं बढ़ाई गई है। उन उपराज्यपालों की जिनके पास असेंबली नहीं है। 8 यूटी हैं। यूटी में उपराज्यपाल प्रशासक ही काम करते हैं, लेकिन इसमें भी दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली के साथ में पुदुचेरी है, उसके साथ में कश्मीर है, इनके पास असेंबली है। असेंबली है तो ये व्यवस्थाओं को चला सकते हैं। अब ऐसे राज्य जिनके पास असेंबली नहीं है, वहाँ होल सोल गवर्नेंस को कौन देख रहा है? एडमिनिस्ट्रेटर, उपराज्यपाल। तो इनको कुछ पावर मिलनी चाहिए क्योंकि राष्ट्रपति के अधीन काम करते हैं, तो इसीलिए इनकी शक्तियों को बढ़ाया गया है। और कौन कौन से यूटी इसमें आएंगे, ये आप एक बार प्लीज थोड़ा सा देख लीजिएगा कि सर ये यूटी इसमें आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या बढ़ाया है जरा ये देखो। आदेश के मुख्य प्रावधान क्या है? कि प्रोविजंस आपको क्या बताते हैं? वित्तीय अधिकार में वृद्धि। उपराज्यपाल अब अपने कार्य क्षेत्र में 50 करोड़ तक की योजनाओं परियोजनाओं को मंजूरी दे सकेंगे। मतलब अभी तक इनके पास ऐसी अप्रूवल पावर नहीं होती थी, और अगर अप्रूवल देना भी होता था तो प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट की परमिशन रिक्वायर्ड थी। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि 50 सीआर का अगर कोई प्रोजेक्ट है, कोई परियोजना है, इस परियोजना को ये अलाउ कर सकते हैं, ये इसको अप्रूव कर देंगे, अलाउड कर देंगे। इसके फायदे होंगे, क्या फायदे होंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है बेटा, अभी बात करेंगे, ठीक। शर्तें क्या है, लेकिन कब अलाउ कर पाओगे इसकी भी शर्तें हैं। योजना राज्य यूटी के वित्त सचिव की सलाह पर ही स्वीकृत होगी। मतलब यहाँ पर भी एक बैरियर है कि जब तक फाइनेंशियल सेक्रेटरी जो होते हैं, जब तक आपके फिनांस जो सेक्रेटरी हैं, ये फिनांस सेक्रेटरी अलाउ नहीं करेंगे तब तक नहीं कर पाओगे। हालांकि अगर फाइनेंस सेक्रेटरी ने अलाउड कर दिया है तो वो राष्ट्रपति वाला जो बैरियर है कि राष्ट्रपति की परमिशन से ही काम हो पाएगा, उसको यहाँ पे हटा दिया है। समझना, पहले राष्ट्रपति का अप्रूवल चाहिए होता था, अब राष्ट्रपति की अप्रूवल नहीं चाहिए। अगर फिनांस सेक्रेटरी ने बोल दिया है कि इस स्कीम की नीड है और इसको मैं अलाउ करता हूँ, तो उपराज्यपाल की परमिशन से वह योजना प्रभावी हो जाएगी, उसका क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा, ठीक है। बजटीय प्रावधान उपलब्ध होना अनिवार्य है। मतलब पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसी किसी स्कीम के लिए अप्रूवल दे दिया है जिसके पास बजट ही नहीं है। तो 2 शर्तें हैं। पहला, पैसा होना चाहिए, मतलब वो फंड एलोकेटेड होना चाहिए। दूसरा, जो फिनांस सेक्रेटरी है वो फिनांस सेक्रेटरी का अप्रूवल मिलना चाहिए। कितनी लिमिट याद रखेंगे? 50 सीआर की। कौन कर सकता है? उपराज्यपाल। कहाँ कर सकते हैं? ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर विधानसभाएं नहीं हैं। क्या एब्सोल्यूट पावर है क्या? नहीं है। आप देखेंगे ये दोनों शर्तें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मुझे दिखाई देती है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, युक्ति युक्ति प्रतिबंध दिखाई दे रहे हैं कि पहले वित्त सचिव की सलाह जरूरी है, किसी की सलाह पर स्वीकृति होगी ना। दूसरा, बजट होना चाहिए। अधिकार का प्रत्योजन नहीं, यह शक्ति किसी अन्य व्यक्ति को सौंपी नहीं जा सकेगी, केवल संबंधित अधिकारी ही अनुमोदन करेगा। मतलब आप इस पावर का ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी और को ये पावर दे दो, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही इसका यूज कर सकते हो, कोई और नहीं कर पाएगा। प्रक्रियात्मक तेजी, स्थानीय जरूरतों पर तुरंत निर्णय और जनहित में लाभ। तो कोई पूछ रहे थे ना सर इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि रैपिड डिसीजंस हो पाएंगे या स्पीडी डिसीजंस हो पाएंगे। स्पीडी डिसीजंस होते हैं तो स्थानीय जरूरतों पर तुरंत निर्णय हो पाते हैं,
फास्ट एक्शन ले पाते हैं जो लोकल नीड्स होती हैं उन लोकल नीड्स पर, और साथ में जनहित लाभ, पब्लिक का लाभ होगा। अब ऐसे समझो कि कोई इंपॉर्टेंस है, कोई इंपॉर्टेंट काम है, उस इंपॉर्टेंट काम के लिए राष्ट्रपति का अप्रूवल चाहिए। अब राष्ट्रपति तो फ्री नहीं है, नहीं बाउंडेड नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है कि भाई वित्त सचिव की सलाह जरूरी है, और वित्त सचिव सामान्यतः इतने बड़े पदों के लिए मना नहीं करते। और ये वित्त सचिव की सलाह इसलिए लगाई गई है ताकि जो उपराज्यपाल है ये अपने आप को भगवान नहीं समझने लग जाए, अपने आप को तानाशाह नहीं समझने लग जाए। हमारे देश में जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, किसी के पास थोड़ी सी भी शक्ति आती है, थोड़ा सा भी प्राधिकार आता है, थोड़ा सा भी नाम उसको मिलता है, वो सबसे पहले अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। उनको लगता है पूरी दुनिया बस अब उनसे ही चल रही है, कोई और इसको चला ही नहीं सकता। तो जो फाइनेंस सेक्रेटरी है इसकी जो सलाह की बात यहाँ पे रखी गई बेटा, उस सलाह की बात रखे जाने के पीछे कारण क्या है, बड़ा सिंपल सा कारण है। और बड़ा सिंपल कारण क्या है बच्चे, वो ये है कि ताकि हमारे जो उपराज्यपाल हैं ये अपने आप को बहुत शक्तिशाली ना समझें और इन पर केंद्र सरकार का एक नियंत्रण रहे, क्योंकि फाइनेंस सचिव को कौन अपॉइंट करेगा, केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी ना। तो इसीलिए ये वाला प्रावधान यहाँ पे रखा गया है। लेकिन इसके लाभ क्या है बच्चे, प्रक्रियात्मक तेजी हमको देखने को मिलेगी। प्रक्रियात्मक मतलब जो हमारे प्रोसेस होती हैं ये बड़ी स्पीडी होंगी, स्थानीय जरूरतों पर तुरंत निर्णय आएगा और जनहित में लाभ होगा, पब्लिक का वेलफेयर हो पाएगा। तो किसके प्राधिकार को बढ़ाया गया है बच्चे, उपराज्यपाल के। कहाँ के उपराज्यपाल, जिनमें विधानसभाएं नहीं है। कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, इतना। एब्सोल्यूट पावर दी गई है क्या, नहीं दी गई। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है कि वित्त सचिव की सलाह पर ही स्वीकृति होगी, नहीं तो नहीं होगी। दूसरा, पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अब देखो संवैधानिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेसिस है इसकी बात करते हैं। आर्टिकल 239, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक उपराज्यपाल के माध्यम से। जो हमारे यूटीज हैं, इन यूटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एडमिनिस्ट्रेशन इसके द्वारा किया जाता है बेटा। या तो एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, या उपराज्यपाल करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं। दोनों एक ही बेटा, दोनों एक ही है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। 239A केवल दिल्ली के लिए है। दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान विधानसभा सहित यह आदेश दिल्ली पर लागू नहीं है। अच्छा, 239A की जब भी आपसे कोई बात करता है तो 239A ये पांडिचेरी के बारे में बात करेगा। इसकी बात करेगा पांडिचेरी, तो पांडिचेरी पर भी ये लागू नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो 239 में बेटा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की बात की गई है। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके प्रशासन की बात की गई है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज कौन देखेगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक उपराज्यपाल के माध्यम से। ठीक है भाई, आपसे पूछ सकता है कि 239A का संबंध किससे है, पांडिचेरी। पांडिचेरी में एक मनोनीत हम लोग क्या बना रहे हैं, मंत्री परिषद। यहाँ पर एक जो मंत्री परिषद है, इस मंत्री परिषद का गठन करेंगे। मतलब यहाँ भी हमने एक विधानसभा की बात कर दी है कि विधानसभा होंगी, और पांडिचेरी में 32 के आसपास बेटा क्या है, विधानसभा सीटें हैं। 239A किसके लिए है, दिल्ली के लिए है। 240 कुछ यूटी में राष्ट्रपति को विनियमन बनाने की शक्ति है। जो हाँ बेटा पांडिचेरी पर भी लागू नहीं है, जम्मू कश्मीर पर भी लागू नहीं है। ये लागू किस किस पर होगा, हम ऑलरेडी इस पर चर्चा कर चुके हैं ना, ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि किस किस पर ये लागू होगा। कुछ यूटीज में राष्ट्रपति की विनियम बनाने की शक्ति है, जिनकी अभी हमने आपसे चर्चा की। इन सभी पर राष्ट्रपति यहाँ पर विनियमन बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं। अब देखो इसका विश्लेषण देखते हैं। सकारात्मक पक्ष क्या है, व्हाट इज द पॉजिटिव, क्योंकि मेंस प्रोस्पेक्टिव में तो ये आता है ना, आप इसके पॉजिटिव बता दीजिए, आप इसके नेगेटिव बता दीजिए। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव इज ऑल अबाउट द मेंस डायमेंशन। तो डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होगी, जो डिसीजन मेकिंग है ये डिसेंट्रलाइज हो रही है, ये विकेंद्रीकृत हो रही है। और इसका विकेंद्रीकृत होना बहुत जरूरी है। विकेंद्रीकृत मतलब सिर्फ और सिर्फ सेंटर से ही सारे डिसीजन लिए जाए, नहीं, हम इसको डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो सबसे पहला फायदा क्या है, विकेंद्रीकृत एक फैसला है। इसका फायदा क्या होगा, योजनाओं में देरी कम होगी, है ना। डिले 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 इन स्कीम्स अब ये काफी कम होगा, क्योंकि प्लान ही लोकल लेवल पे बनना है और उसके बाद इम्प्लीमेंट कर देना है। इससे प्रशासनिक दक्षता और लोक सेवा वितरण में सुधार होगा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो इफिशियंसी है,
इफिशियंसी, बेटा ये बढ़ जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी बढ़ जाएगी इसके कारण, और भौगोलिक रूप से दूरस्थ यूटी लद्दाख लक्षद्वीप को लाभ मिलेगा। ये दूर जो हमारे यूटीज हैं, इनके अपने लोकल चैलेंजेस हैं, समझना, इनके अपने लोकल चैलेंजेस हैं, और इन लोकल चैलेंजेस के जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन भी लोकल लेवल पर ही हो सकते हैं। तो लोकल चैलेंजेस के जो सॉल्यूशन है बेटा कौन से होंगे, लोकल होंगे। तो दूर स्थित जो हमारे यूटीज हैं, इनको काफ़ी फायदा मिलेगा, इनको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो सकारात्मक पक्ष आप लोग बता सकते हैं कि पॉजिटिव्स ये हैं इस डिसीजन के। सबसे पहले, विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा, आप प्रशासनिक दक्षता और पब्लिक सर्विसेज की जो डिलीवरी है उसको क्वालिटी बना रहे हैं, उसकी गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं। तीसरा, आप लोग यहाँ पे बता देंगे कि दूर स्थित हमारे जो यूटीज हैं, इनको काफ़ी सारा फायदा मिलेगा इसके कारण, क्योंकि वहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो अब डिसीजन ले सकते हैं खुद की मर्जी से, और कुछ बहुत सारे प्रोग्रामों को प्रभावी कर सकते हैं या एप्लीकेबल कर सकते हैं। राइट। चिंताएं क्या है, देखो, लोकतांत्रिक जवाबदेही सीमित हो जाएगी क्योंकि विधानसभा नहीं है। तो ये एक दिक्कत है कि जो अकाउंटेबिलिटी है, ये अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ये द जो अकाउंटेबिलिटी है, ये अकाउंटेबिलिटी बेटा यहाँ पर लिमिटेड है। अकाउंटेबिलिटी इज लिमिटेड, क्योंकि विधानसभा नहीं है, और विधानसभा नहीं है तो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं आ रहे हैं, और चुने हुए प्रतिनिधि नहीं आ रहे हैं तो वो जनता के प्रति बेटा क्या नहीं है, अकाउंटेबल नहीं। तो अकाउंटेबिलिटी भी सवाल आएगा कि इनका जो काम करने का पर्पस होगा वो पर्पस क्या है, मतलब किस पर्पस के साथ ये काम करेंगे, किसके प्रति अकाउंटेबल रहेंगे, किस स्कीम को अप्रूवल दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो एक बड़ा सवाल है। अत्यधिक केंद्रीकरण की आशंका, सर आप तो बोल रहे तभी विकेंद्रीकृत हो जाएगा। बेटा समझो ना इस बात को कि जो फिनांस सेक्रेटरी है, इस फिनांस सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन कर रहा है, केंद्र सरकार कर रही है। तो सारी की सारी पावर अल्टीमेटली किसके पास आ गई है, केंद्र सरकार के पास आ गई है। ये तो बहाना है कि हम छूट दे रहे हैं जो उपराज्यपाल हैं इनके लिए, और स्थानीय सहभागिता के औपचारिक मंच कम, लोकल जो लोग हैं, लोकल लोगों की भागीदारी हमको यहाँ पर कम देखने को मिल जाती है ना, ध्यान रखना। तो ये कुछ इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स आपको देखने को मिलेंगे। आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखो संघवाद से इसका कैसा संबंध है। भारत का संघवाद असम्मित है ना, असिमेट्रिक फेडरलिज्म देखने को मिलता है। यूटी में केंद्र का वर्चस्व संवैधानिक रूप से मान्य, पर सहकारी संघवाद की भावना हेतु पारदर्शिता व परामर्श यहाँ पे जरूरी है। तो भारत में हमने संघवाद को अपनाया हुआ है, और संघवाद का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है, फेडरलिज्म का बड़ा सा सिंपल सा मतलब होता है कि जो संघ है, संघ और जो राज्य हैं, ये राज्य ये मिलजुल कर एक दूसरे के साथ काम करेंगे। इसके आधार पर फेडरलिज्म दो तरीके का है, एक होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद, एक होता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, प्रतिस्पर्धी संघवाद। हम इस पे बिलीव करते हैं, सहकारी पर, जहाँ पे सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, देखो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और सार्वजनिक डैशबोर्ड यहाँ पे बनाए जाएं, स्थानीय परामर्श तंत्र, जिला स्थानीय निकाय बनाए जाएं, ऑडिट व सोशल ऑडिट से जवाबदारी तय की जाए, और क्षमता निर्माण, प्रोजेक्ट अप्रेजल, फाइनेंस, इन सब पे काम किया जाए। मतलब इसको हमको मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर मॉनिटर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो वे फॉरवर्ड में आप लोग ऐसा लिख सकते हैं कि भाई एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाए, मतलब एक डैशबोर्ड बनाया जाए जिसमें किन किन स्कीमों पे अप्रूवल दिया गया है, अप्रूवल क्यों दिया गया है, सारी की सारी बातें वहाँ पर मेंशन हो। फिर क्या है, स्थानीय परामर्श तंत्र, एक यहाँ पर एडवाइजरी सिस्टम क्रिएट किया जाए जो उपराज्यपालों या प्रशासकों को सजेस्ट करें कि इन मुद्दों पर आपको काम करना है, क्योंकि मुद्दे तो स्थानीय स्तर से ज़्यादा किसी को पता नहीं होते हैं। साथ में ऑडिट व सोशल ऑडिट से जवाबदेहिता तय की जाए, ऑडिट कराई जाए, और सोशल ऑडिट भी अनिवार्य किया जाए। जैसे कैग तो ऑडिट करेगा ही करेगा, लेकिन सोशल ऑडिट भी होती है। सोशल ऑडिट से मतलब बेटा क्या है कि सोशल ऑडिट से ऐसा है कि थर्ड पार्टी से जब आप कोई ऑडिट कराते हैं, ठीक है, ऑडिट कराते हैं, ठीक, चलिए, डन, क्लियर है, याद रहेगा। और क्षमता निर्माण, प्रोजेक्ट अप्रेजल और फाइनेंस पर हमको काम करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग कर देंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब एक क्वेश्चन है, हालिया आदेश के अनुसार विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल अधिकतम कितनी राशि तक की योजनाओं को मंजूरी दे सकते हैं, बताओ भाई, कितनी राशि की योजनाओं को अप्रूवल दे सकते हैं, जल्दी आंसर करें प्लीज।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।